नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान की जंग अब पूरे पश्चिमी एशिया में फैल चुकी है। इस जंग में अब बहरीन और कुवैत भी शामिल हो गए हैं। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। बहरीन और कुवैत ने ईरान पर हमले किए हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उनके एक इशारे पर इजरायल भी जंग में शामिल हो जाएगा और ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका को अपने सैन्य बेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके चलते ईरान गुस्से में दिख रहा है, पलटवार कर रहा है। अभी उसके निशाने पर पश्चिम एशिया के देश है, लेकिन अब ईरान ने ब्रिटेन के एयरबेस पर भी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की चेतावनी ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अगर ईरान ब्रिटेन पर हमले की तैयारी कर रहा है तो साफ है कि उसे रूस और चीन से मदद भी मिल रही होगी। इसके बाद ट्रंप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस और चीन इस जंग से दूर रहेंगे। पुतिन और जिनपिंग से उनकी बात हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उसे इन दोनों देशों का साथ मिला हुआ है। ऐसे में अब ईरान पर हमला अमेरिका को बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की गलती से शुरू हुआ विश्व युद्ध, क्योंकि जिस तेजी से जंग का दायरा अब पश्चिम एशिया से यूरोप तक पहुंचता दिख रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि अब विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। सऊदी अरब ने यमन पर बोला हमला, हुदैदा में हूती ठिकानों पर की बमबारी। जवाब में हूतियों ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को बनाया निशाना। तनाव पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। रूस ने यूक्रेन पर हमले किए तेज। कीव में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की गई जान। अमेरिका के साथ सहयोग पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान आया सामने। नेपाल के प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट में दखल का आरोप। 3 जजों पर इस्तीफे का दबाव बना रहे बालेन शाह। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने दी चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे बर्फ के नीचे छिपा कार्बन बम, 2050 तक आ सकती है तबाही। नई स्टडी ने वैज्ञानिकों की उड़ाई नींद। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य चौकी पर आत्मघाती हमला। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को सुरक्षा चौकी से टकराया। 12 सैन्य कर्मियों समेत 15 की मौत। कनाडा ने गॉर्डी होवे इंटरनेशनल ब्रिज के उद्घाटन समारोह से अमेरिका का निमंत्रण लिया वापस। भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा मुनाफे में से 50% लेगा अमेरिका। यूरोप का गुल्लक नहीं अमेरिका। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ दिए ट्रेड जांच के आदेश। अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। H-1B वीजा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कोर्ट से झटका। $1 लाख फीस पर जारी रहेगी रोक। भारतीयों को बड़ी राहत। तो अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से चल रही जंग अब महाविनाश की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ये जंग केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि इसमें खाड़ी देशों की भी एंट्री हो गई है। पहली बार बहरीन और कुवैत ने ईरान पर हमला किया है। उन्होंने भारी बमबारी करते हुए ईरान के एक महत्वपूर्ण ड्रोन और मिसाइल रखने वाले डिपो को ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ये हमले जुलाई की शुरुआत में ही किए गए थे और संयुक्त अरब अमीरात, जिसने युद्ध की शुरुआत में कई बार ईरान पर हमले किए थे, उसने ईरान का सामना करने में अरब देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाते हुए हमलों के लिए टारगेट की जानकारी और सुरक्षा के लिए हवाई कवर भी मुहैया कराया। हालांकि इस पर अभी तक बहरीन या कुवैत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन अगर ऐसा आगे भी होता है तो इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका ईरान की जंग वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है, क्योंकि फिर इसमें केवल खाड़ी देश ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि ईरान के सहयोगी रूस और चीन भी खुलेआम जंग के मैदान में उतर आएंगे। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात की चिंता सता रही है। यही वजह है कि अब उन्होंने रूस और चीन को भी धमकाया है। ट्रंप ने कहा कि बीजिंग में हाल ही में हुई मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझे भरोसा दिलाया था कि चीन ईरान को हथियार नहीं देगा या बेचेगा, और ना ही चीनी कंपनियों के जरिए ऐसा किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनसे कहा था कि रूस तेहरान को हथियार नहीं बेचेगा। मुझे लगता है कि मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं। दोनों में से कोई भी देश इस टकराव में ईरान की मदद नहीं कर रहा। अगर दोनों देश इसमें शामिल होते हैं तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप के इन बयानों में उनका डर भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अकेले ईरान को झुकाने में अमेरिका अब तक फेल रहा है। ऐसे में अगर उसके साथ रूस और चीन भी आ जाते हैं तो अमेरिका के लिए इस जंग में अपनी नाक बचाना भी मुश्किल हो जाएगा।
ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी सांसदों की तरफ से ही ईरान को जंग में रूस और चीन की मदद मिलने के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गल्फ में सीआईए के ठिकानों पर हुए ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही थी कि क्या रूस ने टारगेटिंग इंफॉर्मेशन या ड्रोन तकनीक के जरिए ईरान की मदद की है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एससीओ बैठक में रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात भी की है। इस दौरान दोनों ही देशों ने ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा के समर्थन का भरोसा दिया है। अराक्ची ने उनका आभार जताते हुए अमेरिका को भी साफ कर दिया है कि ईरान ने दिखा दिया है कि वो अमेरिकी धौंस के आगे नहीं झुकेगा और कैसे भी हालात में ताकत, दबाव और धमकियों की भाषा का जवाब नहीं देगा। ईरानी लोगों की रक्षा करना और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के हितों की सुरक्षा करना हमारे सिद्धांतों में शामिल है। जब तक ईरानी लोगों के वैध उद्देश्य और मांगे पूरी नहीं होती, हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के ये तीखे तेवर ही ट्रंप की टेंशन को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में वो हर तरह से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 13वीं रात भी अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी की। उसका कहना है कि ये हमले हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने ही भारतीय चालक दलों के जहाज को निशाना भी बनाया है। अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने जहाज को नियमों का उल्लंघन करने के चलते इंजन रूम पर गोली दागने की चेतावनी देते हुए 15 मिनट का वक्त दिया था और मिसाइल दाग दी। इसे लेकर तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र में हमला हुआ। जहाज पर 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। हालांकि सभी भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई की गई। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि अब से हर एक शहीद ईरानी के बदले एक अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाया जाएगा। हमने आपके लिए नरक के सीधे और मुफ्त टिकट तैयार कर लिए हैं। तो साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुई ये जंग इस बार आसानी से खत्म नहीं होने वाली। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे लाल सागर में छिड़े नए संघर्ष की। तो यमन के हूती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच जंग छिड़ गई है। हूतियों के हवाई अड्डे पर सऊदी अरब की बमबारी से शुरू हुआ हमलों का यह सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार जारी इन हमलों ने पश्चिम एशिया में नया संकट खड़ा कर दिया है। हूतियों ने सऊदी अरब को अपनी मिसाइलों और ड्रोन से दहला दिया है। अपने ताजा हमलों में हूतियों ने सऊदी अरब के जिजान औद्योगिक शहर की एक अहम सुविधा और अरामको से जुड़ी तेल सुविधा को निशाना बनाया है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर सीधा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इन हमलों का असर सऊदी अरब के जिजान, यानबू और दमाद इलाकों में भी दिखाई दिया। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हूतियों की तरफ से हमलों के बाद जिजान शहर में कई जगह आग लगने की बात भी कही गई है, जिसके बाद सऊदी सिविल डिफेंस ने यानबू प्रांत के लिए नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म पर आपातकालीन अलर्ट जारी किया है। हालांकि बाद में इसे निष्क्रिय भी कर दिया गया, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। दरअसल हूतियों का ये हमला सऊदी अरब के उस हमले के जवाब में किया गया है जिसमें सऊदी की सेना ने हुदैदा में हूती ठिकानों पर बमबारी की। बीती रात सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। हूतियों से जुड़े अलमसीरा टीवी के मुताबिक हुदैदा में दूर संचार प्राधिकरण की सुविधाओं को निशाना बनाया गया और कमरान द्वीप पर भी हमले हुए, जिसमें एक महिला घायल हुई थी। ये हमले हूतियों के एक हफ्ते पहले लाल सागर से गुजर रहे सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हमले के बाद किया गया है। लेकिन सऊदी अरब की इस प्रतिक्रिया पर हूती और भड़क गए। हूती के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी भी दी थी कि यह हमला सऊदी अरब को महंगा पड़ेगा और समूह इसका जवाब भी देगा, और उन्होंने अपने हमले के साथ जवाब दे भी दिया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में एक और जंग भड़कती नजर आ रही है। बिगड़ते हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात से गहराई से चिंतित हैं कि हूतियों ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले यमन को क्षेत्रीय संघर्ष में और गहराई तक खींच सकते हैं और शांति की संभावनाओं को कमजोर कर सकते हैं, जिससे गंभीर आर्थिक, मानवीय और पर्यावरणीय नतीजे हो सकते हैं। बाब अल मंदेब और उसके आसपास के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय नौवहन अधिकार और स्वतंत्रताएं पूरी तरह से बहाल की जानी चाहिए। गुटेरेस ने तत्काल तनाव कम करने की अपील की है।
अब अगर इस क्षेत्र में ये हमले नहीं रुके तो पूरे पश्चिम एशिया की शांति तो खतरे में आ ही जाएगी। साथ ही वैश्विक व्यापार को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हूतियों ने बाब अल मंदेब की जो नाकाबंदी की हुई है उससे जहाजों का यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब जानते हैं कि बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यह हिंद महासागर, मध्य पूर्व और स्वेज नहर के बीच जहाजों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है। ईरान जंग के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट तो पहले से ही बंद है और अब बाब अल मंदेब भी बंद होने की कगार पर ही दिखाई दे रहा है, जो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बढ़ती मुश्किलों की। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन जंग तेज होती जा रही है, रूस के हमले और भी आक्रामक होते जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के फैसले के खिलाफ देश भर में आंदोलन छिड़ गया है। रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव को पद से हटाने का फैसला अब ज़ेलेंस्की पर भारी पड़ गया है। कीव में प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन रैली का ऐलान कर दिया है। उनकी मांग है कि राष्ट्रपति अपदस्थ रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव को दोबारा नियुक्त करे। फेडोरोव के समर्थकों का गुस्सा शांत करने में ज़ेलेंस्की हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं। यहां तक कि उन्होंने जनता की डिमांड पर अपने आर्मी के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की को बर्खास्त भी कर दिया। उनकी जगह मिखाइलो द्रापटी को नियुक्त किया, लेकिन लोग मिखाइलो फेडोरोव को ही दोबारा मंत्री पद पर देखना चाहते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की के लिए अपने ही देशवासियों के साथ संघर्ष जैसे हालात बन गए हैं। वहीं रूस के हमले भी लगातार जारी हैं। अपने ताजा हमलों में रूस ने कीव में आयोजित ड्रोन तकनीक प्रदर्शनी को निशाना बनाया है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों ने आर्म्स शो में तबाही मचा दी। इस हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि लगभग 100 लोग घायल हुए। ज़ेलेंस्की ने खुद इसकी जानकारी दी। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यहां ऐसे ड्रोन प्रदर्शित किए जा रहे थे जिनका इस्तेमाल रूस के नागरिक ठिकानों पर हमलों के लिए किया जाता है। इस हमले के बाद यूक्रेन में युद्ध के दौरान इस तरह के इवेंट्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने क्रिमिनल जांच भी शुरू की है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इवेंट करने का फैसला किसने किया और क्या मार्शल लॉ के तहत रिस्क का सही तरीके से आकलन किया गया था। यह हमला ज़ेलेंस्की की उस चेतावनी के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपनी इंटेलिजेंस और सहयोगियों से पता चला है कि रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़े हमले के लिए मिसाइलें तैयार कर ली हैं। यह हमला आज ही हो सकता है। हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि यह अगले 48 घंटों के अंदर हो सकता है। कृपया अपना ध्यान रखें और एयर रेड अलर्ट पर ध्यान दें। हम अपने सहयोगियों से समझदारी की उम्मीद करते हैं। एयर डिफेंस हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसमें सहयोगी हमारी मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा और हम सम्मानजनक शांति के साथ इस युद्ध को खत्म कर पाएंगे। हमें इसी की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपने सहयोगियों, प्रमुख रूप से अमेरिका से मांग की है कि वो यूक्रेन को एयर डिफेंस और हथियार मुहैया कराते रहे। उन्होंने ये भी बताया है कि अमेरिका और यूक्रेन संयुक्त ड्रोन उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की तरफ भी अपना झुकाव दिखा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने अपने हाल के बयानों में कहा कि यूक्रेन जंग के बावजूद मेरी पुतिन से बातचीत जारी है। अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता, बल्कि नाटो देशों को बेचता है। नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं। उसके बाद वे इन्हें किस तरह आगे भेजते हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं होती। ट्रंप के ये बयान यूक्रेन की चिंता बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने की भी बात कही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब ये जंग रुकेगी। और अब अगली खबर में बात करते हैं नेपाल में गहराए राजनीतिक संकट की। तो जेनजी आंदोलन के बाद नेपाल में बालेन शाह प्रधानमंत्री बने। सरकार बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए और उन फैसलों में कई पर सवाल भी उठे। सबसे ज्यादा सवाल बालेन शाह की कार्यशैली को लेकर उठ रहे हैं। उनके फैसलों के चलते नेपाल में उनका विरोध शुरू हो गया और अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि बालेन शाह तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। नेपाल के पीएम बालेन शाह बुरी तरह घिर चुके हैं। उनकी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट यानी आईसीजे ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और नेपाल की न्यायपालिका में बढ़ते राजनीतिक दखल पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार के हालिया कदमों से अदालतों की आजादी कम हो सकती है और कानून का शासन कमजोर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस यानी कार्यकारी आदेश के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट में किए गए बदलाव और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों पर कथित दबाव से न्यायिक आजादी के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इन संगठनों का कहना है
कि सरकार 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। सरकार का मकसद सुप्रीम कोर्ट की संरचना बदलना है। हाल के महीनों में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिनसे अदालत की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है और संवैधानिक मामलों की सुनवाई भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मानवाधिकार समूहों ने प्रधानमंत्री बालीन शाह के नेतृत्व वाली सरकार को चेतावनी दे दी है, धमकी देते हुए कहा है कि सरकार जजों पर दबाव बनाना और न्यायिक स्वतंत्रता से खिलवाड़ करना बंद करे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नेपाल का सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दबाव में है? इन समूहों ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मनोज कुमार शर्मा की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि नेपाल में लंबे वक्त से ये परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर जज होने के बावजूद संसदीय सुनवाई समिति की मंजूरी के बाद मनोज शर्मा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, जो नेपाल की उस पुरानी परंपरा से बेहद अलग है। अब इन संगठनों का कहना है कि उनके नामांकन के खिलाफ उठाई गई शिकायतों की कोई सार्थक सार्वजनिक जांच भी नहीं की गई। ऐसे में सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। और अब चलते चलते में बात करेंगे बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिपे एक ऐसे खतरनाक रहस्य की जो पूरी धरती को तबाह कर सकता है। तो आपने कभी कोई बर्फीली जगह देखी है जहां चारों तरफ सफेदी छाई हो, बर्फ की मोटी सफेद चादर हो, जहां नजरें घूमे वहां सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई दे? ऐसी एक जगह है आर्कटिक। लेकिन आर्कटिक की बर्फ दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि आर्कटिक के सुंदर नजारों के बीच छिपा है एक कार्बन बम जो आने वाले 20 से 25 सालों में कभी भी फट सकता है। दरअसल धरती का उत्तरी हिस्सा आर्कटिक अब तक एक बड़े स्पंज की तरह काम करता था। यह हवा से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता था, लेकिन एक स्टडी में एक बहुत ही डराने वाला सच सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 के दशक तक आर्कटिक कार्बन सोखना बंद कर देगा। इसके बाद ये खुद कार्बन छोड़ना शुरू कर देगा और इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी। रिसर्च में यह पता चला कि पुराने क्लाइमेट मॉडल्स में सतह के नीचे छिपे कार्बन को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन अब गहराई में छिपे इस पुराने कार्बन को भी कैलकुलेट किया गया है, जिसमें धरती के भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कार्बन मुख्य रूप से साइबेरिया और अलास्का में बर्फ के नीचे दबा है। अगर ये बाहर आ गया तो क्लाइमेट चेंज को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक कार्बन से भरपूर सतह 10 मीटर नीचे तक हो सकती है। वहीं येडोमा डिपॉजिट्स की गहराई करीब 20 मीटर तक पहुंच सकती है। येडोमा डिपॉजिट्स एक खास तरह की बर्फ वाली जमीन होती है। इसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, जो हजारों सालों से जमी हुई है। अगर ये पिघलती है तो इसके अंदर मौजूद कार्बन भी बाहर आ जाएगा, और जैसे जैसे आर्कटिक गर्म हो रहा है वैसे ही बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। बर्फ के पिघलने से मिट्टी के अंदर मौजूद माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं। ये माइक्रोब्स हजारों सालों से जमे हुए ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं, और जितनी तेजी से बर्फ पिघलेगी उतना ही ज्यादा कार्बन हवा में मिलेगा। यानी अब आर्कटिक की बर्फ हमारे लिए तबाही का कारण बन सकती है। धरती को इस बड़े खतरे से बचाने के लिए दुनिया भर के देशों को तुरंत एक्शन लेना होगा। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।